नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि आज 21 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में होने वाले साइंस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 21 फरवरी को आज सेकेंड सिटिंग में जिन बच्चों का एग्जाम पड़ा है वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बिहार के जिन बच्चों का सेकेंड सिटिंग में 21 फरवरी को आज साइंस का एग्जाम पड़ा हुआ है वे बच्चे इस वीडियो को जरूर से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने साइंस से जुड़े हुए जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के सेकेंड सिटिंग में होने वाले साइंस की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, ईंधन है। आप लोग बताएंगे कि इनमें से ईंधन कौन है। ईंधन हमारा कौन है? ईंधन हमारा CNG, LPG, लकड़ी, ये तीनों ही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ईंधन किसे कहा जाता है? ईंधन बाबू उस पदार्थ को कहा जाता है जो जलने के बाद ऊष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं। जो भी पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे ही ईंधन कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर इनमें से सभी होगा। क्यों? क्योंकि CNG, LPG और लकड़ी ये तीनों ही जलने के बाद ऊष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं। जलने के फलस्वरूप इनसे ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि CNG, LPG और लकड़ी ये तीनों ही ईंधन होंगे। तो सही आंसर पहला का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आएंगे 2 नंबर में। इसमें कहा गया है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म बाबू जीवों के अवशेष से जिस ईंधन का निर्माण होता है उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि जो जीव इस संसार में मर जाते हैं उनके जब शरीर अपशिष्ट हो जाते हैं, जब उनके शरीर का अपघटन हो जाता है तो बाबू इनके शरीर के अपघटन से ही किनका निर्माण होता है? तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं, जितने सारे बड़े बड़े जो जीव जंतु और पशु पक्षी होते हैं उनके जब शरीर सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और सड़ गल कर जब वे अपघटित हो जाते हैं तो दोस्तों उससे कौन सा ईंधन बनता है? उससे जीवाश्म ईंधन बनता है। और ये ईंधन क्या कहलाते हैं? ये ईंधन बाबू कोयला और पेट्रोलियम कहलाते हैं। देखिए, जो कोयला और पेट्रोलियम है वो दोस्तों जीवों के सड़े हुए शरीर से ही निर्मित होते हैं। जितने सारे चट्टान होते हैं, जितने सारे हमारे पेड़ पौधे होते हैं जो कि धरती में दब जाते हैं गिरकर, उनसे ही इसका निर्माण होता है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है? कोयला और पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। तो सही आंसर 2 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 3 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो 3 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर के सवाल में पूछा गया है एथाइन का आणविक सूत्र CH2H2 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है? तो बाबू आप लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए कि CH2 को C2H2 को आप लोग पहले संरचना सूत्र में व्यवस्थित कर दीजिए। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारा जो C है वो कितना है? 2 गो। ठीक है, पहले यहाँ पर हम लोग यह देख लेते हैं कि यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर बाबू N का मान है 2। कार्बन में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितना है? वो 2 है। और हाइड्रोजन में कितना है? तो 2 है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सूत्र आया है वो कौन सा आया है? वो आया है CnH2n-2 वाला, क्योंकि N के स्थान पर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा C2 और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा
C2H2। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है, वो है बाबू एल्काइन वाला। एल्काइन से ही क्या बना, तो एथाइन बना। आप सभी जानते हैं कि एल्काइन में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो त्रिअबंध वाला होते हैं। कितने अबंध वाला होते हैं, त्रिअबंध वाला होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 3 आबंध जोड़ देंगे। और जो एकल आबंध इधर बचा हुआ है दोनों तरफ, उधर एक गो हाइड्रोजन डाल देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम लोग गिनेंगे। यहाँ पर गिनेंगे बाबू कि यहाँ पर सहसंयोजक बंधन कितने आ रहे हैं। तो गिन लीजिए, 3 गो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमारा 1 2 3, यहाँ पर 4 है ना। तो बाबू 3 गो यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 और 5 गो हुआ ना जी, 5 गो हुआ, 7 गो होना चाहिए, इसमें 7 गो होना चाहिए। C2H2 है तो C2 कार्बन 2 गो, 1 2 3, ठीक। और फिर एक इधर हो गया और फिर एक इधर हो गया, तो 2 गो हो गया हाइड्रोजन। और यहाँ पर हो गया बाबू 2 हाइड्रोजन और 2 हो गया यहाँ पर कार्बन। तो 3 गो ये हो गया, 1 2 3 4 5, 2 और छूट रहा है। हो सकता है बाबू इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा, 7 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बंधनों की संख्या 7 होगा। 4 का इसका सही आंसर होगा 7, क्योंकि 5 इसमें बिल्कुल भी ना किया है। इस ऑप्शन में 5 नहीं है, 7 होगा, ठीक है। 5 नहीं है, 7 ले लीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नहीं है, 7 ले लीजिए, ठीक है। 5 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है। तो सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी 5 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो सही आंसर 6 का हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो 1 आया है ना, वही दोस्तों सबसे अम्लीय होगा, सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 7 से अगर हम जितना ही दूर जाएंगे, 7 से जितना ही दूर जाएंगे उतना ही अम्ल का पीएच जो मान होगा वो दोस्तों कम होगा। और जितना ही अम्ल का पीएच मान कम होगा उसकी अम्लीय शक्ति उतना ही अधिक होगी। जिस किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से जितना ही कम होगा उसकी अम्लीय शक्ति उतना ही अधिक होगी। तो बाबू यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पीएच मान है वो कितना है, वो 1 है। तो हम समझ सकते हैं कि 1 वाला पीएच मान वाला जो पदार्थ है वो कैसा होगा, वो ज़्यादा अम्लीय शक्ति वाला पदार्थ होगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया दोस्तों, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने अबंध हैं, तो 3, 1 2 3। तो 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल है, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्यूपराइट निम्नलिखित में से कॉपर धातु का अयस्क है। सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो सही आंसर 9 का हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी को। पाचक रस, उद्दीपक, हार्मोन, इन तीनों को ही रासायनिक दूत कहा जाता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर के सवाल में कहा गया है पौधे का उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो 10 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। रेजिन, गोंद, दैनिन, ये तीनों ही पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो राइट आंसर 10 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर के सवाल में कहा गया है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में टोटल कोष्ठों की जो संख्या होती है वो होती है 3। तो बाबू 3 नहीं होती है, 4 होती है, 4। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है 12 नंबर में, निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। तो 12 का यहाँ पर से आंसर होगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर के सवाल में कहा गया है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, बात रंध्र से, जड़ों की सतह से, या इनमें से सभी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान बात रंध्र और जड़ की सतह, इन सभी जगहों से होता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
14 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही पुरुष हार्मोन है। 15 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें, तो ईस्ट में। ईस्ट में ही किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर के सवाल में कहा गया है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। प्रकाश संश्लेषण बाबू केवल और केवल दिन में होता है, क्योंकि दिन में ही प्रकाश की उपस्थिति होती है, दिन में ही सूर्य का प्रकाश रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होता है। लेकिन अगर हम बात करें बाबू श्वसन की क्रिया, तो श्वसन की क्रिया 24 घंटा होता है, दिन और रात दोनों ही पहर होता है। तो सही आंसर 16 का हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल दिन में होती है और श्वसन की क्रिया दोस्तों दिन और रात दोनों ही में होती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, अगर पूछेगा पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया होती है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करना दिन और रात दोनों में। लेकिन अगर सवाल यहाँ पर किया है गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें बाबू, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पेड़ पौधों में ही होती है। तो बाबू प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो दिन में ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि दिन में ही प्रकाश रहता है, दिन में ही सूर्य का प्रकाश दोस्तों रहता है, इसलिए हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में ही संपादित होती है, क्योंकि बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित नहीं हो सकती। 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर सवाल है आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो सही आंसर 17 का हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। 18 नंबर सवाल है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो सही आंसर 18 का हो जाएगा संतृप्त, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है। तो राइट आंसर होगा बाबू ये वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर सवाल है इथिलीन है, इथिलीन क्या है, इथिलीन जो है वो होगा ओलाफिन, ओलिफिन भी बोलते हैं और ओलाफिन भी बोलते हैं। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यहाँ पर बाबू जीवाश्म ईंधन हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछा गया है ना, तो बायोगैस होगा, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन होंगे। लेकिन अगर हम बात करें बाबू CH4 का यानी कि बायोगैस का, मीथेन का, तो यह बिल्कुल भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर सवाल है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो सही आंसर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलापूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये तीनों ही था। तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हम 23 नंबर में चले तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो आप फ्लोरीन देख रहे हैं यही तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो सही आंसर 24 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर फास्फोरस, फास्फोरस होगा बाबू, फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। फास्फोरस का होता है 15 ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे, फास्फोरस को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 8 5, हो गया ना बाबू, 2 8 10 5 15। कार्बन को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4 6, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या बाबू 6 होता है। तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 4, लेकिन फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, तो फास्फोरस। 24 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर सवाल है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा 32। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते भी हैं। ऑप्शन नंबर बी 25 का राइट आंसर होगा।
26 नंबर सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो बाबू यहाँ पर सभी के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए। 26 का करेक्ट आंसर होगा बाबू इनमें से सभी। 27 नंबर सवाल में कहा गया है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो सही आंसर होगा काकरोच। काकरोच का ही बाबू ट्रैकिया श्वसन अंग है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काकरोच को ही कहा जाता है तेलचट्टा। 28 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपचयन। शरीर में भोजन की जो पाचन है बाबू वो एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। तो 28 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 29 नंबर में, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो कहलाता है क्या? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू फल। ऑप्शन नंबर 29 का सी होगा। 30 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है, एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो 30 का यहाँ पर सही आंसर होगा XY। क्या होगा बाबू? XY। स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो X। स्त्री में मिलता है XX और पुरुष में मिलता है XY। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 30 का। ठीक है, हर एक प्रश्न को ध्यान से समझकर पढ़कर आप लोग उसके उत्तर को याद करते चलिएगा। 31 नंबर सवाल है, मृतोपजीवी का उदाहरण इनमें से कौन है बाबू? तो सही आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता। 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32 नंबर के सवाल में कहा गया है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो यहाँ पर 32 का आंसर हमारा हो जाएगा भीतरी। गार्ड किसको बोलते हैं? रक्षक। जो रक्षक कोशिका होती है उनकी जो भित्ति होती है वो भीतरी वाली मोटी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो सही आंसर होगा ग्रेफाइट। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्रेफाइट बाबू एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो सही आंसर हमारा 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 नंबर सवाल है, बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल बाबू यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो बैटरी का अम्ल यहाँ पर हमारा हो जाएगा सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। 34 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो सही आंसर होगा बाबू टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर दोस्तों यह रिपीट हो चुका है, इस प्रश्न को मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 36 नंबर सवाल में कहा गया है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बाबू कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। काली चूना का रासायनिक नाम क्या है बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड। 35 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर सवाल में कहा गया है, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक कौन है बाबू? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड। 36 का सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर, बाबू दोनों में न है, यहाँ पर जो आयोडीन है वो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, 36 का राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। आयोडीन युक्त नमक बाबू ये भी है और ये भी है। ठीक है, इसमें है पोटेशियम आयोडाइड और इसमें है बाबू पोटेशियम आयोडेट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 37 नंबर सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो बाबू यहाँ पर 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर सवाल में कहा गया है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंधीय। जो लौंग तेल होता है वो एक प्रकार का गंधीय सूचक होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी को ऑल्फैक्टिक सूचक भी कहा जाता है। लौंग तेल को क्या कहा जाता है बाबू? लौंग तेल को ही ऑल्फैक्टिक सूचक भी कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 नंबर सवाल है, एलपीजी का प्रमुख अवयव है, एलपीजी का प्रमुख जो अवयव है वो हो जाएगा ब्यूटेन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर सवाल में कहा गया है, लेंस की आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या है? तो सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर कोई मात्रक नहीं। लेंस की आवर्धन का ऐसे मात्रक कोई भी नहीं होता है। लेंस की क्षमता का होता है लेकिन आवर्धन का बिल्कुल भी नहीं होता। तो 41 का सही आंसर क्या होगा?
41 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेंस की आवर्धन कैसे मात्रक होता है? कोई नहीं। 42 नंबर सवाल में कहा गया है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू काला। ऑप्शन नंबर बी 42 का राइट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास बाबू दर्पण का जो द्वारक है वो कहलाता है। ठीक है, सही आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक है। 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 44 नंबर सवाल है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, ये दोनों ही होगा। 44 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर सवाल है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाबू ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो फोकस दूरी बाबू हो जाएगा कैसा? फोकस दूरी बाबू अवतल दर्पण में ना केवल और केवल ऋणात्मक है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी केवल और केवल ऋणात्मक होता है। 45 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 46 नंबर सवाल है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो सही आंसर होगा बाबू उत्तल दर्पण। ठीक है, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 47 नंबर सवाल है प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर बाबू नीला, हरा, लाल ये तीनों ही हो जाएंगे। सही आंसर 47 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश के परिकिरण के कारण ही तारों से निकलने वाला जो प्रकाश है वो बाबू क्रमिक रूप से घटता बढ़ता रहता है। क्रमिक रूप से घटते बढ़ते रहने के कारण ही तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर 48 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो सवाल है 49 नंबर, इसमें आते हैं बाबू यहाँ पर परिकिरण नहीं होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन ले लीजिए। ठीक है, अपवर्तन 48 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाला जो प्रकाश है वो क्रमिक रूप से घटता बढ़ता रहता है और इसी कारण जो तारे होते हैं वो बाबू टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। तो 48 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर सवाल है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी में। पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, सभी में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर सवाल है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी, 2% होती है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मात्र 2%। ठीक है, 51 नंबर सवाल में कहा गया है भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो अंडाशय में। 51 का सही आंसर गर्भाशय में, गर्भाशय में। 51 का सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, याद रखेंगे। 52 नंबर सवाल है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है आपको उस लेंस का नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू अवतल लेंस। यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 53 नंबर में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो बाबू सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर सवाल में कहा गया है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना के? तो हो जाएगा यहाँ पर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के। 54 का सही आंसर हो जाएगा बाबू क्या? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 55 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें? तो निर्वात में। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या बाबू? यहाँ पर निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक पूछा है ना, तो यहाँ पर उत्तल लेंस है, समतल अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है यहाँ पर उत्तल लेंस से होगा ना जी, प्रकाश आएगा उधर बनेगा। ठीक है, हाँ बाबू,
उत्तलेंस होगा, उत्तलेंस। अगला है 57 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर 57 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 78% है। ऑप्शन नंबर सी 57 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है बाबू सूर्य का प्रकाश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर 59 का होगा डार्विन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर सवाल है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर सवाल है बाबू, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो बाबू क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में ही बाबू क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 61 का। आते हैं 62 नंबर में। 62 नंबर का जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछा गया है, निकाल लेते हैं पहले। परिशेषिका किसका हिस्सा है? परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो सही आंसर हो जाएगा 62 का आहार नाल का। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 नंबर सवाल है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो सही आंसर 63 का हो जाएगा हमारा मांसाहारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैविक वस्तुएं शामिल है? तो यहाँ पर 64 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घास, पुष्प तथा चमड़ा। ऑप्शन नंबर ए 64 का करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी? शक्ति देख लीजिए बाबू, यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, बताएंगे कि शक्ति क्या होगी। तो शक्ति होगा 75 वाट। कितना होगा? 75 वाट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 66 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो सही आंसर 66 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पर हमारा बाबू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर सवाल है, प्रतिरोधकता का ऐसे मतलब क्या होता है? तो हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हमारा, प्रतिरोध का नहीं पूछा है, प्रतिरोधकता का पूछा है। ठीक है, प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है बाबू ओम मीटर। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए। अगला सवाल में आते हैं 68 नंबर में। तो इसमें कहा गया है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा समान रहती है। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? अनवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन है बाबू? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा हमारा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 नंबर सवाल में कहा गया है, एक निचला त्रिभुज कवच जिसके बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 70 का हो जाएगा बाबू अवतल लेंस के भांति। किसके भांति? अवतल लेंस की भांति। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 71 नंबर सवाल है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी, कोयला तथा पेट्रोलियम। कोयला तथा पेट्रोलियम ही ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर सवाल है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, बताएंगे कि यहाँ पर सही ऑप्शन 72 का क्या होगा। 72 का बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे,
जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। बाबू ये सभी होंगे, तीनों हो जाएंगे, ठीक है, तीनों ही हो जाएंगे। पूछा गया है उत्तम ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो बाबू तीनों ही होंगे। जिसमें तीनों गुण हो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग ऊर्जा का उत्तम स्रोत बोलेंगे, उत्तम ऊर्जा का स्रोत बोलेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है, तो सही आंसर होगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 74 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नांकित में कौन सा योग में केवल नहीं एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू 74 का ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा, बी होगा जी, बी होगा। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट एवं कॉपर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 75 नंबर सवाल है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7, ऑप्शन नंबर ए 75 का सही आंसर होगा। 76 नंबर सवाल है पेंटन के कितने संरचना समायावी संभव हैं, तो सही आंसर 76 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3, यहाँ पर 3 होगा। संरचना समायावी, हाँ समायावी पूछा है, 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी बाबू करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बाबू होगा लैक्टिक अम्ल, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 नंबर सवाल है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो राइट आंसर होगा सोडियम, 78 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 79 नंबर सवाल है एल्युमिनियम क्लोराइड के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है, तो 79 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेथेन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 80 नंबर सवाल है वह धातु जो केवल अम्ल राज्य में घुलती है कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू हमारा सोना, ऑप्शन नंबर बी 80 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर 81 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाता है, तो सही आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 82 नंबर के सवाल में कहा गया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यदि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो तो होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा है, तो बाबू आप सभी जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो उसके वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो राइट आंसर होगा बाबू 32 का आधा क्या, तो 16 सेंटीमीटर। 82 का यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। 43 नंबर सवाल है यदि कोई लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वह लेंस की प्रकृति होगी। यदि कोई लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वह लेंस की प्रकृति होगी। ऋणात्मक पूछा है तो बाबू हो जाएगा यहाँ पर आभासी सीधा, आभासी सीधा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 83 का सही आंसर हो जाएगा हमारा आभासी सीधा, ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वह लेंस की प्रकृति होगी, आभासी सीधा होगा। एक सेकंड रुक जाइए, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उत्तल लेंस में, उधर जाएगा तो अपवर्तित होगी, ठीक है। अपवर्तित के बाद बाबू वहाँ पर फोकस दूरी हो जाएगा ऋणात्मक, नहीं धनात्मक होगा। और अगर हम लेंगे उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस में क्या होगा कि जिधर प्रकाश की किरण आपतित होगी उधर ही अपवर्तित भी होगी, तो सही आंसर बाबू यही होगा वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा नहीं आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 83 का। 84 नंबर सवाल है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ से, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर नेत्रोद अंतर्पृष्ठ पर। 84 का सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक परिकिरण करते हैं, तो होगा यहाँ पर नीला। 85 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नीला होगा, ठीक है। अगला सवाल है 86 नंबर में भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर सवाल में कहा गया है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 4 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उसका अल्पमापन क्या होगा, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा 0.2 वोल्ट। क्या होगा बाबू 0.2 वोल्ट, तो राइट आंसर होगा 87 का हमारा ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर सवाल में कहा गया है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88 का राइट आंसर डी होगा। 89 नंबर सवाल है
किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो 89 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। 89 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। पश्चिमी ध्रुव तो बाबू होगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं होगा। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी होगा 89 का करेक्ट आंसर। ठीक है, बाहर होता है क्या? बाहर होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और अंदर जो होता है वो होता है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर सवाल में है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है कैसा? तो काला। 90 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है किस युक्ति में, पूछा गया है आप लोगों से किस युक्ति में ना, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग बाबू, एक सेकेंड रुक जाइए। इसमें पूछा गया है किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत यहाँ पर होगा जनित्र। 91 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा विद्युत जनित्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल में है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सही आंसर 92 का हो जाएगा हमारा बाबू स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कई बार मैंने बताया भी आप लोगों को। 93 नंबर सवाल है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा राजस्थान। 93 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 94 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। 95 नंबर सवाल में बोला गया है जिंक धन कॉपर सल्फेट है और उसके बाद है जिंक सल्फेट प्लस Cu यानी कि कॉपर, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 96 नंबर सवाल है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना, तो पीएच मान 7 से कम होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 96 का। 97 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर टमाटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 98 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सही आंसर होगा सोडियम। ऑप्शन नंबर सी 98 का राइट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल है एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 3:1। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगला है 100 नंबर में बाबू, यहाँ पर आप देख लीजिए क्रियाशील मूलक है। क्रियाशील मूलक ये है, आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा बाबू, यहाँ पर पूछा गया CHO एल्डिहाइड होगा। यहाँ पर बाबू एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 101 में प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सहसंयोजक आबंध हैं। अगला सवाल है 102 में आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है बाबू? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है इसमें कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? तो 18। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल में चलते हैं 24 में पूछा गया है, 24 नहीं 104 है। इसमें कहा गया है यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक मिलाया जाए तो कौन सा रंग दिखाई देगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू कौन सा? तो हरा। हरा करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है 105 में जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो चमकीला उजला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 106 में कहा गया है यदि एक लोहे की कील को किसी विलयन में डुबोने के बाद विलयन का रंग बदल जाए तो वह विलयन कौन सा होगा? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी 106 का राइट आंसर होगा। 107 में कहा गया है रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्फैग्नोमीटर। सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 108 में कहा गया है रक्त
का कौन सा अवयव रक्त का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकता है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बाबू लसीका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 109 में कहा गया है थायराइड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो सही आंसर होगा आयोडीन। 109 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 110 में, इसमें कहा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू अनुमस्तिष्क। 30 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 30 सी न जी, सी होगा, सी राइट आंसर। 111 में कहा गया है पादप हार्मोन साइटोकिनिन किसमें सहायक है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 112 में, इसमें कहा गया है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो 112 का सही आंसर हो जाएगा हमारा मुकुलन। मुकुलन विधि द्वारा होता है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। 113 में कहा गया है बाबू आप लोगों से पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो 113 का सही आंसर हो जाएगा हमारा पुक आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 114 में है निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बाबू गर्भाशय, अंडाशय होगा, अंडाशय, गर्भाशय। 114 का बाबू हो जाएगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका होगा। मादो नहीं, मानव। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर बाबू शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका होगा। प्रश्न कहीं गलती नहीं है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो बाबू हमारा करेक्ट आंसर होगा शुक्रवाहिका ही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट है। 115 में कहा गया है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो XX सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है इसमें कहा गया है 117 में हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले उसे एल्कोहल में उबाला जाता है ताकि क्या हो सके बाबू? ताकि क्या हो सके? तो सही आंसर होगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ताकि क्लोरोफिल घुल सके। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 118 में कहा गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्लाइड को सर्वप्रथम किस आवर्धन पर देखा जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 45 गुना पर 45 गुना पर देखा जाता है, ठीक है। अगला सवाल 119 में दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेपस कहते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 120 में कहा गया है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा घास, बकरी और मानव। राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को आपके साइंस से संबंधित टोटल 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।